प्रश्न 21 न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। 1971 डिस्कस द मे प्रोविजंस ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। उत्तर न्यायालय अवमान अधिनियम के मुख्य प्रावधान। मे प्रोविजंस ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट न्यायालय अवमान अधिनियम 24 दिसंबर 1971 को लागू किया। इसमें निम्नलिखित प्रावधानों को उपबंधित किया गया है। एक अधिनियम को न्यायालय का अवमान करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने तथा इससे संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। 2 यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। 3 धारा 2 में न्यायालय में अवमान को परिभाषित किया गया है तथा उल्लेखित किया गया है कि अवमान की सिविल तथा आपराधिक 2 प्रकार का होता है। 4 अधिनियम में यह भी उल्लेखित किया गया है कि कोई बात कब अवमान की श्रेणी में आती है तथा कब नहीं। 5 अधिनियम की धारा 12 में न्यायालय के अवमान के लिए दंड संबंधी प्रावधानों को उपबंधित किया गया है। 6 अधिनियम में यह भी उल्लेखित किया गया है कि उच्च न्यायालय के सम्मुख किया गया अवमान तथा न्यायिक अधिकारी द्वारा किया गया अवमान के संबंध में क्या प्रावधान है। 7 धारा 19 अपील संबंधी प्रावधानों को उपबंधित करती है। 8 अधिनियम की धारा 20 में उल्लेख किया गया है कि अवमान की कार्यवाही 1 वर्ष समाप्त होने से पहले होनी चाहिए। प्रश्न 22 न्यायालय का अवमान से आप क्या समझते हैं? समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? एक्सप्लेन इन डिटेल। और व्यवहारिक अवमान और आपराधिक अवमान को समझाइए। एक्सप्लेन द सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ। उत्तर न्यायालय का अवमान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय की अपनी गरिमा होती है। न्यायालय का वातावरण अत्यंत शांत व गंभीर होता है। मामलों की सुनवाई के समय पक्षकारों से, अधिवक्ताओं से और अन्य सभी व्यक्तियों से शांति और शालीनता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप करने अथवा बाधा या विघ्न डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह अधिवक्ता ही क्यों न हो ऐसा कार्य करता है जिससे न्यायालय के कार्य में बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के अवमान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित किया जा सकता है। न्यायालय के अवमान के संबंध में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 228 के अंतर्गत समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, साशय कोई अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार न्यायालय के अवमान का अर्थ किसी व्यक्ति के ऐसे कार्य से लगाया जाता है जिसके कारण न्यायालय के कार्य में बाधा आती है तथा ऐसा कार्य उस व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया हो। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार न्यायालय के अवमान से तात्पर्य सिविल तथा आपराधिक अवमान से अभिप्रेत है। अधिनियम द्वारा न्यायालय के अवमान को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि यह बताया गया है कि अवमान कितने प्रकार का होता है। सिविल अवमान सिविल कंटेम्प्ट से अभिप्राय है धारा 2H के अनुसार न्यायालय की डिक्री, निर्णय, आदेश, निर्देश, रिट या अन्य कार्यवाही की जानबूझकर अवज्ञा करना या न्यायालय को दिए हुए किसी वचन को जानबूझकर तोड़ना। आपराधिक अवमान क्रिमिनल कंटेम्प्ट से अभिप्राय है ऐसे कोई कार्य करना अथवा प्रकाशन करना जो न्यायालय की निंदा करते हो या ऐसी प्रवृत्ति वाले हो या उसके प्राधिकार को कम करते हो या ऐसी प्रवृत्ति के हो या न्यायालय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हो या न्यायिक कार्यवाहियों में बाधा डालने वाले हो या ऐसी प्रवृत्ति वाले हो। धारा 2C के अनुसार आपराधिक अवमान से किसी भी ऐसी बात का, चाहे वह बोले गए या वह लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या रूपणों द्वारा या प्रकाशन अथवा किसी अन्य ऐसे कार्य को करना अभिप्रेत है। 1 जो किसी न्यायालय को कलंकित करता है अथवा जिसकी प्रवृत्ति कलंकित करने की है अथवा जो उसके प्राधिकार को घटाता है अथवा जिसकी प्रवृत्ति उसे घटाने की है, अथवा 2 जो किसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है अथवा उसमें हस्तक्षेप करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसमें हस्तक्षेप करने की है, अथवा 3 जो न्याय प्रशासन में किसी अन्य रीति से हस्तक्षेप करता है या जिसकी प्रवृत्ति उसमें हस्तक्षेप करने की है अथवा जो उसमें बाधा डालता है या जिसकी प्रवृत्ति उसमें बाधा डालने की है। इनवीएस 0 के 0 सुंदरम 2001 SCC 171 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय के अवमान का क्षेत्राधिकार न्याय प्रशासन को किसी भी निंदा से बचाना है, न कि किसी व्यक्तिगत न्यायाधीश को। इसलिए अवमाननाकर्ता न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा सुओमोटो से उठाए गए कदम पर इसलिए आक्षेप नहीं कर सकता है कि जिस न्यायाधीश पर अवमाननाकर्ता ने निंदा प्रहार किया है उसने अवमानकर्ता के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए मामला विचार योग्य नहीं है। इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दांडिक अवमान में टेलीग्राम का भेजा जाना एक प्रकार प्रकाशन नहीं है, भले ही पोस्टल स्टाफ द्वारा भेजने तथा प्रदान करने के समय पढ़ लिया गया हो। निम्नलिखित कार्य न्यायिक अवमान की श्रेणी में नहीं आते हैं। 1 सद्भावनापूर्ण प्रकाशन। 2 न्यायिक कार्यों की रिपोर्ट का सही एवं उचित प्रकाशन। 3 न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना। 4 अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध की गई सद्भावनापूर्ण शिकायत आदि। प्रश्न 22 सिविल अवमान के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। सिविल अवमान की कार्यवाही में अवमानकर्ता को उपलब्ध प्रतिरक्षाओं का उल्लेख कीजिए। Discuss the essential elements of civil contempt and state the defenses available to a contempt in the proceedings for civil contempt. उत्तर सिविल अवमान सिविल कंटेम्प्ट न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2 के खंड ख के अनुसार सिविल अवमान का अर्थ किसी न्यायालय के निर्णय, डिग्री, निर्देश, आदेश, रिट या आदेशिका की अवज्ञा या किसी न्यायालय में किए गए परिवचन के जानबूझकर की गई अवज्ञा से है। सिविल अवमान मूलतः उस व्यक्ति जो किसी न्यायालय के किसी आदेश का लाभ पाने के लिए अधिकृत है के विरुद्ध एक दोष है। सिविल अवमान एक दोष है जिसके लिए न्यायालय क्षतिग्रस्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति कराती है। यद्यपि वह नामात्र का न्यायालय अवमान है, ये वास्तव में एक प्राइवेट प्रकृति का दोष है जो जनता के मध्य होता है और जिसकी कार्यवाही में राज्य स्टेट पक्षकार नहीं होता। इसमें दिया गया दंड वादी के अधिकारों के प्रवर्तन द्वारा संपादित होता है। सिविल अवमान की कार्यवाही आवश्यक रूप में न्यायालय के किसी आदेश के पालन के लिए प्रारंभ की जाती है। ये कार्यवाही उस आदेश के निष्पादन के लिए होती है।
सिविल अवमान के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। 1. इसमें न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, डिक्री, निर्देश, रिट या न्यायालय की आदेशिका या न्यायालय को दिया गया कोई परिवचन होता है। 2. इसमें निर्णय आदि और न्यायालय को दिया गया परिवचन होता है। 3. इसमें निर्णय आदि की अवज्ञा का होना या न्यायालय को दी गई परिवचन का भंग होना आवश्यक है। 4. इसमें निर्णय आदि का उल्लंघन तथा न्यायालय को दी गई परिवचन का भंग जानबूझकर किया गया होना आवश्यक है। सिविल अवमानकर्ता की प्रतिरक्षाएं। सिविल अवमान की प्रतिरक्षा का विचारण निम्नलिखित शीर्षकों में किया गया है। न्यायालय की अवज्ञा अथवा वचन भंग जानबूझकर नहीं किया गया। सिविल अवमान के अंतर्गत ये दर्शित करना आवश्यक है कि न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, रिट, आदेश, व्यादेश या न्यायालय की प्रक्रिया या वचन भंग की जानबूझकर अवज्ञा की गई है। परंतु यदि अवमानकर्ता ये सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि न्यायालय के आदेश की अवज्ञा या न्यायालय को दिया गया वचन भंग जानबूझकर नहीं किया गया था, तो अवमान के दायित्व से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। न्यायालय का आदेश बिना अधिकारिता के पारित किया गया था। जहां न्यायालय का आदेश बिना अधिकारिता के पारित किया गया था, वहां अभियुक्त को अवमान कार्यवाही में आदेश की अवज्ञा एक प्रतिरक्षा होती है। बिना अधिकारिता के न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा की जा सकती है क्योंकि उसे बिना अधिकारिता के पारित किया गया है। किरण सिंह बनाम चमन पासवान A0I0R0 1954 सु 0 को 0340 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिकारिता का दोष न्यायालय की डिक्री पारित करने के प्राधिकार पर प्रहार करता है और ऐसा दोष पक्षकारों की सहमति से भी सुधारा नहीं जा सकता। जहां अभिलेख में अवज्ञा किया गया आदेश अस्पष्ट है, संबंधित पक्षकार द्वारा न्यायालय के अस्पष्ट आदेश की अवज्ञा की जा सकती है। अवमान कार्यवाहियों में न्यायालय के आदेश का अस्पष्ट होना अभियुक्त के लिए एक वैध प्रतिरक्षा है। R0M0 0 रमौल बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1991 क्री 0 लॉ जनरल 1415 सु 0 को 0 में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि आदेश में मौद्रिक लाभ के लिए कोई विशिष्ट लाभ नहीं दिया गया था जिसके उल्लंघन की शिकायत की गई थी, इससे तकनीकी दृष्टि से कोई अवमान नहीं हुआ था। जहां आदेश के निर्वचन का प्रश्न अंतर्गत है, जहां न्यायालय के आदेश में एक से अधिक व्याख्याएं संभव हैं और प्रत्यर्थी एक व्याख्या के अनुसार कार्य करता है, वहां अवमान की कार्यवाही में उसे उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। S0 के साहा बनाम गोकुल चंद धारा 1988 क्री 0 लॉ जनरल 21 के बाद में यह धारण किया गया है कि जहां न्यायालय के आदेश या निर्देश का एक से अधिक तर्कपूर्ण तथा उचित निर्वचन संभव है, वहां प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायालय के आदेश या निर्देश की अवज्ञा के लिए सिविल अवमान की कार्यवाही नहीं की जा सकती। जहां आदेश का अनुपालन दूसरे तथ्यों पर आधारित है, जहां न्यायालय के आदेश का अनुपालन दूसरे तथ्यों पर आधारित है, वहां प्रतिवादी के विरुद्ध सिविल अवमान की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अटॉर्नी जनरल बनाम बाल्थाक स्टोव U0D0C 1985-11T0L0R0 533 के बाद के धारण किया गया है कि संबंधित पक्षकार को आदेश के पालन के लिए उचित साधन की खोज करना है। वहां आदेश के पालन की स्थिति में प्रतिवादी यह प्रतिरक्षा ले सकता है कि आदेश का पालन संभव नहीं था। न्यायालय के आदेश का ज्ञान न होना। न्यायालय के आदेश का ज्ञान न होना उस व्यक्ति के लिए एक वैध प्रतिरक्षा है जिसके विरुद्ध अवमान कार्यवाहियां की जानी है। इस प्रकार जहां कोई पक्षकार दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 144(2) के अंतर्गत वस्तु स्थिति के आदेश की प्राप्ति के पूर्व से चार दीवारी बनवाने का कार्य कर रहा था और उसे न्यायालय के आदेश का ज्ञान नहीं था, वहां यह धारण किया गया कि उसके द्वारा न्यायालय अवमान नहीं किया गया। सुकुमार मुखोपाध्याय बनाम T0D0 करमचंदानी 1995 क्री 0 लॉ 0 जनरल 1610 कलकत्ता के बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह धारण किया है कि यदि कोई व्यक्ति परिनियमित आदेश के उल्लंघन के लिए आरोपित था, वह अपनी प्रतिरक्षा में सफलतापूर्वक अभिवचन कर सकता था कि उसको न्यायालय का आदेश औपचारिक रूप से तामील नहीं किया गया था। प्रश्न 22 सर, दांडिक अवमान के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। दांडिक अवमान की कार्यवाही में अवमानकर्ता को उपलब्ध प्रतिरक्षाओं का उल्लेख कीजिए। Discuss the essential ingredients of the criminal contempt and state the defenses available to a contemptor in the proceedings for criminal contempt. उत्तर न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2 की उपधारा ग प्रावधान करती है कि आपराधिक अवमान का अर्थ है किसी विषय का प्रकाशन, चाहे बोले गए या अंकित किए गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा अथवा अन्यथा या किसी प्रकार के अन्य कार्य का किया जाना जो किसी न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित करता है या कलंकित करने को प्रवृत्त होता है या उसके अधिकार को घटाता है या उसको घटाने को प्रवृत्त होता है, अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम को क्षति पहुंचाता है या उसमें हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, अथवा किसी अन्य रीति से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या बाधा उत्पन्न करता है या हस्तक्षेप करने या बाधा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता है। अवमान का अपराध न्याय प्रशासन के विरुद्ध होता है और उसको दंडित करने के पीछे यह भाव होता है कि कोई भी न्यायालय उचित रूप से कार्य नहीं कर सकता जब तक उसे अपनी गरिमा को कायम रखने नहीं दिया जाता। न्यायालय को कलंकित एक न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित करने से तात्पर्य किसी ऐसे कार्य या लेख के प्रकाशन से है जिसका उद्देश्य न्यायालय या न्यायाधीश के अवमान से संबंधित है या उसके प्राधिकार को न्यून करने से है। यह एक मूलभूत सिद्धांत है कि यदि विधि के शासन का कोई अर्थ है तो न्यायालय तथा न्यायाधीश के प्राधिकार के प्रति सामान्य जनता के मस्तिष्क में विश्वसनीयता बनाए रखना आवश्यक है और उसको अस्थिर नहीं होने देना है। ब्रह्म प्रकाश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश A0I0R0 1954 सु 0 को 010 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सार रूप में कलंकित करने का तात्पर्य किसी न्यायाधीश या न्यायालय पर आक्रमण करना है। इसके लिए सभी या अमुक मामले में किसी न्यायाधीश की योग्यता या चरित्र पर अपमानजनक कलंक लगाना नहीं है। 2 किसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम के किसी प्रकाशन या किसी प्रकार के अन्य कार्य से क्षति पहुंचाना अथवा हस्तक्षेप करना। न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 2 के उपखंड ई के अनुसार आपराधिक अवमान के अंतर्गत किसी विषय का प्रकाशन या किसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या उसमें हस्तक्षेप करने या हस्तक्षेप पैदा करने की प्रवृत्ति रखने से है।
ऐसे विचारण इसलिए अवमानिक माने जाते हैं क्योंकि वे न्याय प्रशासन की स्थापित व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करते हैं और निष्पक्ष राष्ट्रीय विधि के अनुसार अनुसरण किए जा रहे निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया को संकट में डाल देते हैं। लॉर्ड डैनिंग ने कहा है कि प्रेस एक प्रहरी है जो न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह एक ऐसा प्रहरी है जो इस बात पर दृष्टि रखता है कि प्रत्येक विचारण उचित एवं खुले रूप में हो रहा है अथवा नहीं, किंतु कभी कभी यह प्रहरी मर्यादा का अतिक्रमण कर जाता है और इस प्रकार कदाचार के लिए उसे दंडित करना पड़ता है। 3. प्रकाशन या किसी अन्य रीति से किया गया कार्य न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है या बाधा उत्पन्न करता है या बाधा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता है। किसी अन्य रीति से का तात्पर्य आपराधिक अवमान के अवशिष्ट मामलों से है जो धारा 2 I तथा E के अंतर्गत नहीं आते। चूंकि अवमान के अवशिष्ट मामले प्रकाशन के अतिरिक्त मामले हैं, अतः उन्हें अन्य उपखंड E में विवेचित किया गया है। न्याय प्रशासन एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो इतनी विस्तृत है कि धारा 2 के उपखंड I तथा E के अंतर्गत व्यक्त नहीं किए जा सकते। इसलिए प्रकाशन या अतिरिक्त कार्य जो न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं या बाधा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं, आपराधिक अवमान के मामले हैं जिनका उल्लेख धारा 2 के उपखंड E में किया गया है। दांडिक अवमानकर्ता की प्रतिरक्षाएं। एक विषय का निर्दोष प्रकाशन तथा वितरण अवमान नहीं माना जाता। धारा 3 की उपधारा 1 प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति उस आधार पर न्यायालय अवमान का दोषी न होगा कि उसने चाहे बोले गए या अंकित किए गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा अथवा अन्यथा कोई विषय प्रकाशित किया है जो प्रकाशन के समय लंबित किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के संबंध में न्याय के अनुक्रम में अड़चन उत्पन्न करता है या अड़चन बाधित करने की प्रवृत्ति रखता है, उसको बाधित करता है या बाधित करने की प्रवृत्ति रखता है, यदि उस समय उसे यह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार न हो कि वह कार्यवाही लंबित थी। 2. न्यायिक कार्यवाहियों का निष्पक्ष एवं शुद्ध प्रतिवेदन। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 4 में यह उपबंध किया गया है कि न्यायिक कार्यवाही का उचित एवं सही प्रतिवेदन न्यायालय का अवमान नहीं होता। धारा 4 के अनुसार धारा 7 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्यवाही या उसकी किसी अवस्था का उचित एवं सही प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए न्यायालय अवमान का दोषी नहीं होगा। 3. न्यायिक कार्यों की यथार्थ आलोचना। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 5 के अंतर्गत उपबंध किया गया है कि न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना अवमान नहीं होती। धारा 5 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे मामले के जो सुनवाई करके अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है गुनावगुण या किसी उचित आलोचना का प्रकाशन करने के लिए अवमान का दोषी नहीं होगा। धारा न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना को प्रतिरक्षा प्रदान करती है यदि वह मामले के गुनावगुण पर आधारित है और वह अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। 4. अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध सद्भाव में किया गया परिवाद। इस संदर्भ में न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 6 सुसंगत है। इस धारा के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध परिवाद कब अवमान की कोटि में नहीं आता। धारा 6 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे कथन के बारे में जो उसे सद्भावना से किसी ऐसे अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के संबंध में किया हो जो क किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय या ख उस उच्च न्यायालय के अधीन हो जिसके वह अधीनस्थ हो, न्यायालय अवमान का दोषी नहीं होगा। इस धारा में अधीनस्थ न्यायालय का अर्थ है कोई न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हो। A0N0 जिंदल बनाम P0L0 छबरा A0I0R0 1969 दिल्ली 291 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी उच्चतम न्यायालय को एक पत्र इस आशय से लिखा जाना कि अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की क्या स्थिति है, न्यायालय का अवमान नहीं है। 5. अमुक मामलों में अवमान दंडनीय नहीं होते। इस संदर्भ में न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 13 महत्वपूर्ण है जो प्रावधान करती है कि कतिपय दशाओं में अवमानना दंडनीय नहीं होती है। धारा 13 के अनुसार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन न्यायालय अवमान के लिए कोई दंडादेश तब तक आरोपित नहीं करेगा जब तक उसका समाधान न हो जाए कि अवमानना इस प्रकार की है कि वह न्याय के सम्यक अनुक्रम में या तो सारभूत रूप से हस्तक्षेप करती है या सारभूत रूप से हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखती है। धारा 13 में सारभूत रूप से शब्दों का प्रयोग अवमान की गंभीरता से विचारण लिए आवश्यक है। कुलदीप रस्तोगी बनाम विश्वनाथ खन्ना A0I0R0 1979 दिल्ली 202 के बाद में ये धारण किया गया है कि यदि न्याय प्रशासन को पहुंची हानि थोड़ी है और नोटिस के अधीन है तो न्यायालय उसे दंड नहीं देगा। प्रश्न 23 क्या किसी बात का निर्दोष प्रकाशन और वितरण न्यायालय का अवमान है? बताइए। वेदर एनी इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर इज कंटेम्प्ट, एक्सप्लेन। उत्तर, निर्दोष प्रकाशन, इनोसेंट पब्लिकेशन। इस संबंध में अधिनियम की धारा 3 में उल्लेख किया गया है। धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार एक कोई भी व्यक्ति इस आधार पर कि उसने किसी ऐसी बात को चाहे वह बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा प्रकाशित किया है जो प्रकाशन के समय लंबित किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही के संबंध में न्याय के अनुक्रम में हस्तक्षेप करती है या जिसकी प्रवृत्ति उसमें हस्तक्षेप करने की हो अथवा जो उसमें बाधा डालती हो या जिसकी प्रवृत्ति उसमें बाधा डालने की हो, उस दशा में न्यायालय अवमान का दोषी होगा जिसमें उस समय उसके पास यह विश्वास करने के लिए समुचित आधार नहीं थे कि वह कार्यवाही लंबित थी। 2. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी ऐसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही के संबंध में जो प्रकाशन के समय लंबित नहीं हो, किसी ऐसी बात के प्रकाशन के बारे में जो उपधारा 1 में वर्णित है, यह नहीं माना जाएगा कि उससे न्यायालय का अवमान होता हो। 3. कोई भी व्यक्ति इस आधार पर कि उसने ऐसा कोई प्रकाशन वितरित किया है जिसमें कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो उपधारा 1 में वर्णित है, उस दशा में न्यायालय के अवमान का दोषी नहीं होगा जिसमें वितरण के समय उसके पास यह विश्वास करने के समुचित आधार नहीं थे कि उसमें यथापूर्वक कोई बात अंतर्विष्ट थी या अंतर्विष्ट होने की संभावना थी, परंतु यह उपधारा निम्नलिखित वितरण के बारे में लागू नहीं होती है। कोई ऐसा प्रकाशन जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 की धारा 3 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुरूप मुद्रित, छपाई या प्रकाशित न होते हुए अन्यथा मुद्रित या प्रकाशित पुस्तक या कागज पत्र हो।
कोई ऐसा प्रकाशन जो उक्त अधिनियम की धारा 5 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुरूप प्रकाशित न होते हुए भी प्रकाशित समाचार पत्र हो। स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई न्यायिक कार्यवाही 1. निम्नलिखित दशाओं में लंबित कही जाती है। 1. सिविल कार्यवाही के मामले में जब वह वाद पत्र फाइल करके या अन्यथा संस्थित की जाती है। 2. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या किसी अन्य विधि के अधीन किसी आपराधिक कार्यवाही के मामले में जहां वह किसी अपराध के किए जाने से संबंधित हो, वहां जब आरोप पत्र या चालान फाइल किया जाता हो अथवा जब अपराधी के विरुद्ध न्यायालय यथास्थिति समन या वारंट निकालता हो, और किसी अन्य मामलों में जब न्यायालय उस विषय का संज्ञान करता हो जिससे कार्यवाही संबंधित है। और किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही के मामले तब तक लंबित बनी रही समझी जाएगी जब तक कि वह सुन नहीं ली जाती और अंतिम रूप से विनिश्चित नहीं कर दी जाती, अर्थात उस मामले में जहां अपील या पुनरीक्षण हो सकता है, जब तक अपील या पुनरीक्षण को सुन नहीं लिया जाता और अंतिम रूप से विनिश्चित नहीं कर दिया जाता, या जैसे अपील या पुनरीक्षण न किया जाए वहां जब तक उस परिसीमा काल का अवसान नहीं हो जाता जो ऐसी अपील या पुनरीक्षण के लिए विहित है। 2. जिसे सुन लिया गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया गया है केवल इसलिए लंबित नहीं समझा जाएगा कि उसमें पारित डिक्री, आदेश या दंडादेश के निष्पादन की कार्यवाही लंबित है। धारा 4 के अनुसार धारा 7 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्यवाही या उसके किसी प्रक्रम की उचित और सही रिपोर्ट प्रकाशित करने से न्यायालय के अवमान का दोषी न होगा। समरशेष बनाम सोमनाथ चक्रवर्ती 1989 CR LJ 1638 कैल के मामले में अभियुक्त ने न्यायाधीश को ठेस पहुंचाने वाली कविता प्रकाशित करवाई, इसे न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप माना गया तथा अभियुक्त को अवमान का दोषी ठहराया गया। प्रश्न 23 भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायालय अवमान के लिए उच्चतम न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान की गई है। किसी उच्च न्यायालय की स्वयं और अपने अधीनस्थ न्यायालयों के प्रति अवमानना के संदर्भ में शक्तियों की विवेचना कीजिए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुपीरियर कोर्ट्स हैव बीन पावर्स प्रोवाइडेड jurisdiction for contempt of the court. Discuss the of the High Court in respect of contempt of itself and its subordinate courts. उत्तर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 प्रावधान करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। किसी अभिलेख न्यायालय की 2 विशेषताएं होती हैं। प्रथम, ये कि ऐसे न्यायालय के अभिलेख साक्षिक मूल्य रखते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। द्वितीय, ये कि प्रत्येक अभिलेख न्यायालय को अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 215 के अधीन प्राप्त दंड देने की विशिष्ट शक्ति उच्च न्यायालय से छीनी नहीं जा सकती। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 10 प्रावधान करती है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के संबंध में वही अधिकारिता, शक्तियां तथा प्राधिकार उसी प्रक्रिया और परिपाटी के अनुसार रखेगा और प्रयोग करेगा जिसका प्रयोग उसने स्वयं अपनी अवमानना के संबंध में किया है। परंतु कोई उच्च न्यायालय किसी ऐसी अवमानना का जिसका उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय के संबंध किया जाना अभिकथित हो संज्ञान नहीं करेगा जहां ऐसी अवमानना भारतीय दंड संहिता के अधीन एक दंडनीय अपराध है। R0L0 कपूर बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु A0I0 R0 1972 सु0 को 0858 के बाद में ये प्रश्न उठा कि क्या उच्च न्यायालय को न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत या अभिलेख न्यायालय के रूप में अवमान की अधिकारिता प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि अनुच्छेद 215 के अधीन उच्च न्यायालय को अवमान के लिए दंड देने की शक्ति का प्रावधान उसे पहले से प्राप्त शक्तियों के कारण है। यह अधिकार उसे अभिलेख न्यायालय होने के कारण ऐसी शक्तियों के कारण है। उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि ये शक्तियां विशिष्ट अधिकारिता की शक्तियां हैं जो न तो भारतीय दंड संहिता के कारण है और न तो दंड प्रक्रिया संहिता के कारण प्राप्त होती हैं। ये प्रावधान न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के प्रावधानों से स्पष्ट है। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 10 प्रावधान करती है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में वही अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार रखेगा और प्रयोग करेगा जिसका प्रयोग उसने स्वयं अपनी अवमानना के संबंध में करेगा। सांविधिक अधिकार की सीमा, न्यायिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का कर्तव्य। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन 30 हजारी कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ गुजरातम एंड अदर्स A0I0 R0 1991 सु को 02176 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उच्चतम न्यायालय को देश के सभी न्यायालयों तथा अभिकरणों पर तथा उच्च न्यायालयों को उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर निरीक्षण की शक्ति से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते समय संविधान के अनुच्छेद 129 तथा 215 के अंतर्गत दी गई शक्तियां ये भी सुनिश्चित करने के लिए हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों के माध्यम से दिए जाने वाले न्याय के स्रोत दूषित न हो। ये स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 129 तथा 215 क्रमशः उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय के रूप में अवमान के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए उच्च न्यायालय की दंड देने की शक्ति। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 10 प्रावधान करती है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के संबंध में वही अधिकारिता, शक्तियां तथा प्राधिकार उसी प्रक्रिया या परिपाटी के अनुसार रखेगा और प्रयोग करेगा जिसका प्रयोग उसने स्वयं अपनी अवमानना के संबंध में किया है। परंतु कोई उच्च न्यायालय किसी ऐसी अवमानना जिसका उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय के संबंध में किया जाना अभिकथित किया है संज्ञान नहीं करेगा जहां ऐसी अवमानना भारतीय दंड संहिता के अधीन एक दंडनीय अपराध हो। इस प्रकार धारा 10 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं के अवमान के लिए दंड देने की वही अधिकारिता रखेगा जो अधिकारिता उसे अपने अवमान के लिए प्राप्त है। इन दी मैटर ऑफ मिस्टर हिलीज A0I0 R0 1955 मद्रास 01 के बाद में यह धारण किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालयों पर निरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालयों की अंतर्वर्ती शक्ति है जो उच्च न्यायालय के निरीक्षण की शक्ति से संबंधित है और जिसे उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रयोग करता है।
इन दी मैटर ऑफ V0D0 बोहरा 1974 क्री 0 लॉ 0 जनरल 899 दिल्ली के बाद में यह धारण किया गया है कि न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 10 का परंतु उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन तभी करता है जब शिकायती कार्य अधीनस्थ न्यायालय के अवमान का गठन करने के कारण भारतीय दंड संहिता की विशिष्ट धाराओं के कारण दंडनीय है, न कि ऐसे मामलों के कार्य में जो दूसरे प्रकार के अपराध हैं जो केवल भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंड देने की वही शक्ति प्राप्त है जो उसे अपने अवमान के लिए है। प्रश्न 24 न्यायिक कमरा या न्यायिक चेंबर में होने वाली कार्यवाही का प्रकाशन कब न्यायालय का अवमान कहा जाएगा? When publication of information relating to proceeding in chambers or in camera is contempt of court। उत्तर इस संबंध में अधिनियम की धारा 7 में प्रावधानों को उल्लेखित किया गया है। धारा के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति चैम्बर में या बंद कमरे में बैठे हुए न्यायालय के समक्ष किसी न्यायिक कार्यवाही की उचित और सही रिपोर्ट प्रकाशित करने से निम्नलिखित दशाओं के अलावा न्यायालय अवमान का दोषी न होगा, अर्थात 1 जब प्रकाशन तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल है। 2 जब न्यायालय लोक नीति के आधारों पर या अपने में निहित किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस कार्यवाही से संबद्ध सभी जानकारी का या उस वर्णन की जानकारी का जो प्रकाशित की गई है प्रकाशन स्पष्टतः प्रतिषिद्ध कर देता है। 3 जब न्यायालय लोक व्यवस्था अथवा राज्य की सुरक्षा से संबंधित कारणों से चैम्बर में या बंद कमरे में बैठता है तब उस कार्यवाही से संबद्ध जानकारी का प्रकाशन। 4 जब कोई जानकारी किसी ऐसी गुप्त प्रक्रिया, खोज या आविष्कार के संबंध में है जो कार्यवाही में विवादक है। 5 अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि कोई भी व्यक्ति चैम्बर में या बंद कमरे में बैठे हुए न्यायालय द्वारा किए गए संपूर्ण आदेश या उसके किसी भाग का होगा। मूल पाठ या उचित और सही सारांश प्रकाशित करने से न्यायालय अवमान का दोषी न जब तक कि न्यायालय ने लोकनीति के आधारों पर या लोक व्यवस्था अथवा राज्य को सुरक्षा से संबद्ध कारणों से या इस आधार पर कि उसमें गुप्त प्रक्रिया, खोज या आविष्कार से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है या अपने में निहित किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसका प्रकाशन स्पष्टतः प्रतिषिद्ध नहीं कर दिया है। प्रश्न 25 निम्नलिखित को समझाए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स। 1 क्या न्यायिक कार्यवाही की उचित आलोचना न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आती है? Whether fair criticism of judicial proceeding is contempt of court। 2 क्या एक न्यायाधीश या अन्य व्यक्ति के द्वारा जो कि न्यायिक रूप में कार्य कर रहा है न्यायालय की अवमानना की जा सकती है? Can the contempt of court be committed by jury or other acting judicially। 3 किन मामलों में न्यायालय की अवमानना दंडनीय नहीं होती है? In what cases contempt of court is not punishable person। उत्तर 1 न्यायालय के अवमान से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसके द्वारा न्यायालय के कार्य में बाधा या न्यायालय को क्षोभ पहुंचाया जाता है। कोई भी कार्य यदि सद्भावना के साथ उचित प्रकार से किया जाता है तब वह न्यायालय के अवमान की श्रेणी में नहीं आता है। अधिनियम की धारा 5 भी इसी संबंध में प्रावधान उपबंधित करती है। धारा 5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी मामले के जिसे सुन लिया गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया गया है गुणावगुण के आधार पर उचित टीका टिप्पणी प्रकाशित करने से न्यायालय के अवमान का दोषी न होगा। इस प्रकार न्यायिक कार्यवाही की उचित आलोचना न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है। 2 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यक्ति न्यायालय के अवमानना का दोषी हो सकता है यदि उसके द्वारा न्यायालय की अवमानना की हो। धारा 16 के अनुसार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक रूप से कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति भी अपने स्वयं के न्यायालय की या किसी अन्य न्यायालय के अवमान के लिए उसी तरह से दायी होगा जैसे कोई अन्य व्यक्ति दायी होता है तथा इस अधिनियम के प्रावधान यथाशक्य तदनुसार लागू होंगे। इस धारा में कि कोई बात किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश या निर्णय के विरुद्ध उस न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के समक्ष किसी अपील, पुनरीक्षण में किसी अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में किए गए किन्हीं प्रेक्षणों या अभियुक्तियों पर लागू नहीं होगी। 3 धारा 13 उन मामलों का उल्लेख करती है जिनसे कार्य न्यायालय के अवमान के रूप में दंडनीय नहीं होगा। धारा 13 के अनुसार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के अवमान के लिए कोई दंड आरोपित नहीं करेगा जब तक कि उसका इससे समाधान नहीं हो जाता कि अवमान ऐसी प्रकृति का है कि वह पर्याप्त रूप से न्याय के सम्यक अनुक्रम में हस्तक्षेप करती है या उसकी प्रवृत्ति पर्याप्त रूप से न्याय के सम्यक अनुक्रम में हस्तक्षेप करती है या उसकी प्रवृत्ति पर्याप्त हस्तक्षेप करने की है। निम्नलिखित कार्य न्यायालय के अवमान की परिधि में नहीं आते हैं। 1 सद्भावनापूर्ण प्रकाशन। 2 न्यायिक कार्यों की रिपोर्ट का सही एवं उचित प्रकाशन। 3 न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना। 4 अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध की गई सद्भावनापूर्ण शिकायत आदि। प्रश्न 26 न्यायालय अवमान अधिनियम में उल्लिखित दंड संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पीनल प्रोविजंस अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। उत्तर दांडिक प्रावधान। पीनल प्रोविजंस। न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 12 अवमान के लिए दंड के प्रावधानों को उपबंधित करती है। धारा 12 के अनुसार इस अधिनियम या किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय न्यायालय अवमान सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 2000 रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। परंतु न्यायालय को समाधानप्रद रूप से माफी मांगे जाने पर अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकेगा, अभिनिर्णीत दंड का परिहार किया जा सकेगा। स्पष्टीकरण यदि अभियुक्त सद्भावपूर्वक क्षमायाचना करता है तो उस क्षमायाचना को मात्र उसके सापेक्ष या सशर्त होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा। तत्समय प्रवृत्त किसी कानून में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय या तो स्वयं के या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में किसी अवमान के लिए विनिर्दिष्ट किए गए से अधिक कोई दंड आरोपित नहीं करेगा।
इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी व्यक्ति को सिविल अवमान का दोषी पाया जाए, वहां न्यायालय यदि यह विचारता है कि जुर्माना करने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तथा ये कि कारावास की सजा अनिवार्य है, तो साधारण कारावास की उसे सजा देने के बदले न्यायालय ये निर्देश देगा कि उसे ऐसी अवधि के लिए जो 6 माह से अधिक की नहीं होगी, जिसे न्यायालय उचित समझेगा, सिविल कारावास में निरुद्ध रखा जाएगा। जहां किसी न्यायालय को दिए गए किसी प्रतिवचन के संबंध में न्यायालय के अवमान के लिए दोषी पाया गया व्यक्ति कोई कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अवमान किए जाने के लिए कंपनी का प्रभारी था तथा कंपनी के कारोबार के तथा साथ ही कंपनी के संचालन के लिए उत्तरदायी था, उसे अवमान का दोषी समझा जाएगा तथा दंड को प्रवृत्त किया जाएगा। परंतु ये कि यदि वह सिद्ध कर देता है कि अवमान उसकी जानकारी के बिना की गई या यह है कि उसने उनके किए जाने को रोकने के लिए सभी उचित प्रयास किए थे, इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे दंड के लिए दायी नहीं ठहराएगी। किसी बात के होते हुए भी उसमें वर्णित न्यायालय का अवमान किसी कंपनी द्वारा की गई है तथा यह सिद्ध कर दिया जाता है कि अवमान कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या इसकी मनानुकूलता से हुई है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा किए जाने के कारण हुई है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी अवमान का दोषी समझा जाएगा तथा न्यायालय की अनुमति से ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को सिविल कारावास में निरुद्ध कर दंड को प्रवृत्त किया जाएगा। न्यायालय की अपनी गरिमा होती है। न्यायालय का वातावरण अत्यंत शांत व गंभीर होता है। मामलों की सुनवाई के समय पक्षकारों से, अधिवक्ताओं से और अन्य सभी व्यक्तियों से शांति और शालीनता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप करने अथवा बाधा या विघ्न डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह अधिवक्ता ही क्यों न हो, ऐसा कार्य करता है जिससे न्यायालय के कार्य में बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित किया जा सकता है। न्यायालय के अवमान के संबंध में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 228 के अंतर्गत समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, साशय कोई अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अफजल बनाम हरियाणा राज्य 1996 SC 2326 के मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को न्यायालय के अवमान के लिए 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने अवमान को गंभीर मानते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी द्वारा न तो बिना शर्त क्षमा की प्रार्थना की गई और न ही स्पष्ट रूप से अवमान की स्वीकारोक्ति की गई। इस मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा पहले तो न्यायालय के समक्ष कूटरचित शपथ पत्र पेश किए गए और बाद में ऐसा वातावरण तैयार किया गया कि उसके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर शपथ पत्र तैयार किए गए थे। न्यायालय उस पुलिस अधिकारी को न्यायिक प्रक्रिया के अवमान का दोषी घोषित किया। इन विनयचंद्र मिश्र 1995 SC 2348 के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए। इसी दौरान न्यायपीठ के न्यायाधीश S0 के सोटे ने अधिवक्ता से यह प्रश्न किया कि विचारण न्यायालय ने तथाकथित आदेश किस प्रावधान के अंतर्गत पारित किया है। उल्लेखनीय है कि इस न्यायपीठ में न्यायाधीश अंशुमान सिंह भी बैठे थे। ज्यों ही न्यायाधीश के सोटे ने अधिवक्ता से वह प्रश्न पूछा तो वे अपना आपा खो बैठे, न्यायालय की गरिमा को भूल गए और उन्होंने न्यायाधीश के सोटे के साथ अभद्र व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। अधिवक्ता ने कहा कि वे उनके खिलाफ संसद में महाभियोग चला सकते हैं और उन्हें पद से हटाने के साथ साथ स्थानांतरित भी करा सकते हैं। न्यायालय में एक ऐसा दृश्य बन गया जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। न्यायाधीश के सोटे ने तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह सारी घटना सुनाई। साथ ही दिनांक 10 मार्च 1994 को एक पत्र भी लिखा जिसमें इस सारी घटना का वृतांत था। उन्होंने कहा कि प्रश्न किसी व्यक्तिगत न्यायाधीश की गरिमा का नहीं, अपितु प्रश्न संपूर्ण न्यायपालिका की गरिमा का है। यह एक संस्थागत प्रश्न है। यदि न्यायालय की इसी प्रकार अवमानना की जाती रही तो न्यायालयों के प्रति आम आदमी की आस्था डगमगाने लगेगी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को अत्यधिक गंभीरता से लिया। उच्चतम न्यायालय ने इस संपूर्ण घटना को अत्यंत दुखद बताया। इस प्रकरण से जुड़े कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करना आवश्यक है। अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से 2 तर्क प्रस्तुत किए गए। 1. जहां किसी न्यायपीठ में एकाधिक न्यायाधीश बैठे हों, वहां किसी वरिष्ठ अधिवक्ता से प्रश्न केवल वरिष्ठ न्यायाधीश ही कर सकते हैं, कनिष्ठ न्यायाधीश नहीं। इस प्रकार न्यायाधीश के सोटे चूंकि कनिष्ठ न्यायाधीश हैं, इसलिए उनको उन जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता से प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था। 2. यदि उच्चतम न्यायालय यह मानता है कि उनके आचरण से न्यायालय का अवमान हुआ है तो अधिक से अधिक उच्चतम न्यायालय उनकी सनद को निरस्त अथवा निलंबित कर सकता है। अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत ऐसे कार्यों के लिए अधिवक्ता को दंडित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया। प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई विधि नहीं बनी है जिसमें यह व्यवस्था की गई हो कि किसी उच्च न्यायालय का कनिष्ठ न्यायाधीश किसी वरिष्ठ अधिवक्ता से कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। न्यायालय की ऐसी कोई परिपाटी भी देखने में नहीं आई है। हमारी यह मान्यता है कि न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी न्यायाधीश अधिवक्ता से प्रश्न कर सकता है। अधिवक्ता इसका उत्तर दे या न दे यह अलग बात है, लेकिन न्यायाधीश को प्रश्न पूछने से नहीं रोका जा सकता। अतः अधिवक्ता की ओर से यह कहना कि कनिष्ठ न्यायाधीश कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है, सही नहीं है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, ये बात भी हमारे गले नहीं उतरती है कि न्यायालय के अवमान जैसे ऐसे गंभीर मामले में उच्चतम न्यायालय किसी अधिवक्ता को दंडित नहीं कर सकता है। अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करना अलग बात है और न्यायालय के अवमान के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई कदम उठाया जाना अलग बात है। ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय अवमान के लिए दोषी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आज न्यायालयों के प्रति आम आदमी की आस्था इसलिए है क्योंकि उसका अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष अस्तित्व है। जब न्यायालय के अधिकारी कहे जाने वाले अधिवक्ता ही न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने लगेंगे तो न्यायालयों के प्रति आम आदमी की आस्था क्या रहेगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।
कोई अधिवक्ता आउटस्पोकन अर्थात वाचाल हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह न्यायालय में कुछ भी कह बैठे। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि निसंदेह उपरोक्त कथन तथा व्यवहार न्यायालय के अवमान की परिधि में है। अधिवक्ता को 6 सप्ताह के साधारण कारावास का दंड दिया गया, जिसे 4 वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त पर स्थगित रखा गया कि यदि इस अवधि में पुनः इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने पर यह दंड लागू हो जाएगा। अधिवक्ता को 3 वर्षों तक विधि व्यवसाय करने से वंचित कर दिया गया। प्रश्न 26 ब न्यायालय के अवमान के लिए दंडित करने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उत्तर न्यायालय के अवमान के लिए दंडित करने की प्रक्रिया। प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अधिनियम की धारा 14, 15, 17 एवं 18 के अंतर्गत न्यायालय के अवमान के लिए दंडित करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ये प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1. जहां उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख अवमान किया गया हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना के लिए व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति रखते हैं। न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 14 के अनुसार 1. जहां यह अभिकथन किया जाता है या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को उसके स्वयं के मत में यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति उसकी उपस्थिति में सुनवाई में अवमान करने का दोषी हुआ है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को अभिरक्षा में निरुद्ध करवा सकेगा तथा उसके बाद उसी दिन या यथाशीघ्र न्यायालय के उठने से पूर्व किसी समय 1. उसे लिखित में उस अवमान के बारे में सूचित कराएगा जिसके लिए वह आरोपित किया गया है। 2. उसे उस आरोप से अपना बचाव करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। 3. ऐसी साक्ष्य जो आवश्यक होगी या जो उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, लेने के बाद उसकी सुनवाई करने के बाद या तो तत्काल या स्थगन के बाद उस आरोप के मामले का अवधारण करेगा। एवं 4. उस व्यक्ति को दंड देने या उन्मुक्त करने के लिए जो उचित होगा ऐसा आदेश करेगा। एवं 2. उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति उस उपधारा के अधीन से आरोपित कोई व्यक्ति मौखिक रूप से या लिखित में उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में उस न्यायाधीश या न्यायाधीशों के जिनकी उपस्थिति में या सुनवाई में उस अपराध को करने का आरोप अभिकथित किया गया है, अलावा अन्य किसी न्यायाधीश से विचारण किए जाने का निवेदन करता है तथा न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा करना व्यवहारिक है तथा ये कि न्याय प्रशासन के हित में आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाना चाहिए, तो वह मामले को उस केस के तथ्यों के एक विवरण के साथ मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष ऐसे निर्देशों के लिए जो वह उसके विचारण के संबंध में जारी करना उचित समझेगा प्रस्तुत कराएगा। 3. किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा 1 के अधीन अवमान के आरोपी किसी व्यक्ति के विचारण में जो कि उपधारा 2 के अधीन दिए गए किसी निर्देश के अनुसरण में उस न्यायाधीश या उन न्यायाधीशों से जिसकी उपस्थिति या सुनवाई में अपराध किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्षी के रूप में उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा तथा उपधारा 2 के अधीन मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किए गए विवरण को उस मामले में साक्ष्य के रूप में समझा जाएगा। 4. आरोप के अवधारण के लंबित रहने के दौरान न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि इस धारा के अधीन अवमान के आरोपी व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करेगा, परंतु ये कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा यदि ऐसी धनराशि के लिए जिसे न्यायालय पर्याप्त समझता है एक बंधपत्र प्रतिभू सहित या रहित के भर दिया जाए तथा उसमें ये शर्त शामिल की जाए कि आरोपी व्यक्ति उस बंधपत्र में वर्णित समय व स्थान पर उपस्थित होगा तथा न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश नहीं दिए जाने तक वह उपस्थित होता रहेगा, परंतु यह और कि यदि वह उचित समझे तो उस व्यक्ति को जमानत लेने के बजाय यथापरोक्त अपनी उपस्थिति देने के लिए बिना प्रतिभू के एक बंधपत्र निष्पादित करने पर उन्मुक्त कर सकेगा। 2. अन्य मामलों में आपराधिक अवमान का संज्ञान। क्रिमिनल कंटेम्प्ट इन अदर केसेस 1. धारा 1 में वर्णित अवधारणा से भिन्न अन्य किसी आपराधिक अवमानना की दशा में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या तो स्वप्रस्ताव से या 1. महाधिवक्ता द्वारा या 2. महाधिवक्ता की लिखित अनुमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या 3. दिल्ली संघ शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के संबंध में ऐसे विधि अधिकारी द्वारा जिसे केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस संबंध में उल्लिखित करेगी या उस विधि अधिकारी की लिखित में अनुमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए प्रस्ताव पर कार्रवाई करेगा। 2. अधीनस्थ न्यायालय की किसी आपराधिक अवमानना की दशा में उच्च न्यायालय उस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे किए गए निर्देश पर या महाधिवक्ता द्वारा या संघ शासित प्रदेश के संबंध में उस विधि अधिकारी द्वारा जिसे केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा इस संबंध में उल्लिखित करेगा किए गए किसी प्रस्ताव पर कार्यवाही करेगा। 3. इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक प्रस्ताव या निर्देश में उस अवमान का उल्लेख किया जाएगा जिसका आरोपी व्यक्ति को दोषी होने का अभिकथन किया गया है। 3. संज्ञान के बाद की प्रक्रिया 1. धारा 15 के अधीन प्रत्येक कार्यवाही की सूचना की तामील आरोपी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कराई जाएगी जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों से जिन्हें अभिलेखबद्ध किया जाएगा अन्यथा आदेश न देगा। 2. सूचना के साथ निम्न संलग्न किया जाएगा। 1. किसी प्रस्ताव पर प्रारंभ की गई कार्यवाहियों की दशा में इस प्रस्ताव की तथा उन शपथ पत्रों की यदि कोई हो जिन पर वह प्रस्ताव आधारित है एक प्रति। एवं 2. किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी निर्देश पर प्रारंभ की गई कार्यवाहियों की दिशा में उस निर्देश की एक प्रति। 3. न्यायालय यदि उसका इससे समाधान हो जाता है कि धारा 15 के अधीन आरोपी कोई व्यक्ति के फरार होने की अथवा नोटिस की तामील से बचने के लिए मांगने की संभावना है तो वह ऐसे मूल्य या राशि की जो वह युक्तियुक्त समझे उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकेगा। 4. उपधारा 3 के अधीन प्रत्येक कुर्की उसी तरीके से की जाएगी जो धनराशि के भुगतान के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में विहित किया गया है। एवं यदि ऐसी कुर्की के बाद आरोपी व्यक्ति उपस्थित होता है तथा न्यायालय का समाधान करने के लिए यह बतला देता है कि वह फरार नहीं हुआ है या वह नोटिस की तामील से बचने के लिए भाग नहीं रहा है तो न्यायालय उसकी संपत्ति को कुर्की से लागतों के बारे में ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे मुक्त कर देगा।
5. कोई भी व्यक्ति जो धारा 15 के अधीन अवमान का आरोपी है अपने बचाव के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकेगा तथा न्यायालय आरोप के मामले को या तो प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर या ऐसी और साक्ष्य जो आवश्यक हो लेकर निश्चित करेगा तथा ऐसे आदेश जारी करेगा जो उस मामले में न्याय के लिए अपेक्षित है। धारा 15 के अधीन आपराधिक अवमानना का प्रत्येक मामला ऐसी न्यायपीठ द्वारा सुनवाई एवं अवधारित किया जाएगा जिसमें कम से कम 2 न्यायाधीश होंगे। 4. अवमान की कार्यवाही के लिए परिसीमा लिमिटेशन धारा 20 के अनुसार कोई भी न्यायालय उस तरीके से जिसको की अवमानना किए जाने का अभिकथन किया गया है 1 वर्ष समाप्त होने के बाद या तो स्वप्रस्ताव से या अन्य प्रकार से अवमान की कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेगा। प्रश्न 27 अधिनियम में अपील के प्रावधानों का विवरण दीजिए। डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ अपील अंडर द एक्ट। न्यायालय का अवमान से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ क्या उपचार हैं? व्हाट आर रेमेडीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पास्ड बाय हाई कोर्ट? उत्तर। अपील संबंधी प्रावधान। प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील। अधिनियम में अपील संबंधी प्रावधानों को धारा 19 में उल्लेखित किया गया है। ये प्रावधान निम्नलिखित हैं। धारा 19 के अनुसार अवमान के लिए दंड देने के लिए अपनी अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय के किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील अधिकार के रूप में की जाएगी। 1. जहां वह आदेश या विनिश्चय उस एकल न्यायाधीश का हो वहां अपील न्यायपीठ को की जाएगी जिसमें न्यायालय के कम से कम 2 न्यायाधीश होंगे। 2. जहां आदेश का विनिश्चय उस न्यायपीठ का हो वहां अपील उच्चतम न्यायालय को की जाएगी। परंतु ये कि जहां आदेश या विनिश्चय किसी संघ प्रशासित प्रदेश में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय का हो वहां ऐसी अपील उच्चतम न्यायालय को की जाएगी। किसी अपील के लंबित रहते हुए अपील न्यायालय आदेश दे सकेगा कि 1. दंड के निष्पादन को या उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है निलंबित रखा जाएगा। 2. यदि अपीलार्थी परिरुद्ध है तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए एवं 3. इस तथ्य के बावजूद कि अपीलार्थी ने अपने अवमान का मार्जन नहीं किया है अपील की सुनवाई की जाए। जहां किसी आदेश द्वारा जिसके विरुद्ध अपील की जा सकेगी असंतुष्ट कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का इससे समाधान कर देता है कि वह अपील करना चाहता है तो उच्च न्यायालय भी उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त समस्या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। 1. उच्च न्यायालय की न्यायपीठ को अपील के मामले में 30 दिनों के भीतर। 2. उच्च न्यायालय को अपील के मामले में 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। प्रश्न 28 न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों के संरक्षण हेतु किए गए प्रावधानों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ जुडिशियल ऑफिसर गिवन अंडर द जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850। उत्तर। न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण। प्रोटेक्शन टू जुडिशियल ऑफिसर्स। यह अधिनियम 1850 में पारित किया गया था। 1850 का यह अधिनियम संख्या 18 है। ये 4 अप्रैल 1850 से लागू किया गया। इस अधिनियम में कुल मिलाकर एक ही धारा है। उद्देश्य ऑब्जेक्ट इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए संरक्षण प्रदान करना है। ऐसे कई विनिर्णय आ चुके हैं जिनमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों को निडरता, निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर प्रदान करना है। यदि न्यायिक अधिकारियों पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का दबाव रहता है तो शायद वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से न्यायिक कार्य नहीं कर पाएंगे। कुछ मामलों में तो यहाँ तक कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों को प्रदत्त ये संरक्षण एक निरपेक्ष संरक्षण है। यदि न्यायिक अधिकारी अपनी अधिकारिता में रहकर कोई भी निर्णय अथवा आदेश पारित करता है तो वह चाहे अवैधानिक अथवा अनियमित ही क्यों न हो इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित होगा। इस प्रकार यह अधिनियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कायम रखने वाला एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध सिविल वाद संस्थित नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम की धारा 1 में यह उपबंध किया गया है कि किसी भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर अथवा न्यायिक कार्य करने वाले अन्य किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों के लिए किसी भी सिविल न्यायालय में कोई भी सिविल वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है, चाहे ऐसा कार्य उस न्यायालय की अधिकारिता में रहा हो अथवा नहीं। इस धारा में यह भी उपबंध किया गया है कि न्यायालय के किसी भी ऐसे अधिकारी के विरुद्ध भी किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकता जो किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा कलेक्टर आदि के न्यायपूर्ण आदेशों अथवा वार्टों आदि का निष्पादन करा रहा हो। इस प्रकार धारा 1 न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों, कलेक्टरों एवं उनके अधीन कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले न्यायिक कार्यों के लिए पूर्णतया संरक्षण प्रदान करता है। इस संरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए 2 बातों का होना आवश्यक है। 1. ऐसा कोई कार्य पदीय कर्तव्य से निर्वहन में किया गया हो तथा 2. सद्भावनापूर्वक किया गया हो और यह जानते हुए किया गया हो कि उसे ऐसा कार्य करने की अधिकारिता प्राप्त है। इससे ये स्पष्ट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण तभी मिल सकता है जब कोई कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया हो। यदि कोई कार्य सद्भावनापूर्वक नहीं किया जाता है तो न्यायिक अधिकारी संरक्षण पाने का हकदार नहीं होता है। उदाहरणार्थ, एक मामले में न्यायिक अधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया जो पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका था। ऐसे न्यायिक अधिकारी को इस अधिनियम का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। शब्द सद्भावना की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 52 में दी गई है। इसके अनुसार कोई बात सद्भावनापूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाएगी जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। इस प्रकार सद्भावना के लिए मुख्य रूप से 2 बातों का होना आवश्यक है। 1. सम्यक सतर्कता एवं 2. ध्यान। स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम भगवान बेरिक ए 1987 SC 1265 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सद्भावना के लिए सम्यक सतर्कता एवं ध्यान दोनों बातों का होना आवश्यक है। यदि कोई लोक सेवक विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए तलाशी लेता है तो उसे सम्यक सतर्कता वाला कार्य नहीं माना जाएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर अभिप्राय यह है कि न्यायिक अधिकारियों का पदीय कर्तव्य के निर्वहन में सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है।
यदि न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने निर्णयों अथवा आदेशों में सद्भावनापूर्वक कोई गलती, त्रुटि, अवैधानिकता व अनियमितता आदि कर दी जाती है तो भी ऐसे न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का सिविल वाद नहीं लाया जा सकता है। प्रश्न 29 महत्वपूर्ण वाद लीडिंग केसेस हिकमत अली खां बनाम ईश्वर प्रसाद आर्य एंड अदर्स A0I0R0 1997 0 को 0864 वाद में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेड डाउन इन हिकमत अली खान वी ईश्वर प्रसाद आर्य एंड अदर्स AIR 1997 SC 864। उत्तरवाद के तथ्य प्रस्तुत वाद में ईश्वर प्रसाद आर्य जो प्रत्यर्थी नम 01 है, उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद में अधिवक्ता के रूप में नामांकित था और बदायूं जिले में विधि वृत्ति कर रहा था। एक दिन दोपहर भोजनावकाश के दौरान एक घटना घटी जिसमें प्रत्यर्थी नम 01 ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्याय कक्ष में अपने प्रतिद्वंद्वी राधेश्याम के ऊपर चाकू से प्रहार किया। उसके ऊपर घटना के दौरान पिस्टल से फायरिंग भी की गई, ऐसा भी आरोप लगाया गया। जांच के उपरांत उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। प्रथम अस्थायी सिविल एवं सेशन जज द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी गई और आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन 9 मास की सजा दी गई। अपील में उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 की सजा को कायम रखा, जबकि आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपराध को शंका का लाभ देकर अभियुक्त को मुक्त कर दिया गया। यह अभिकथित किया गया कि 3 वर्ष के कठोर कारावास के लिए हिरासत में लिए जाने के पूर्व श्री L0R0 सिंह, डिप्टी सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश द्वारा लिखित जिले के जिलाधीश के नाम एक पत्र की पृष्ठांकित प्रतिलिपि अपर जिला एवं सेशन जज, जो सेशन जज के निर्णय के निष्पादन के लिए जिम्मेदार थे, को प्रस्तुत किया गया। पत्र में लिखा गया था कि राज्यपाल महोदय ईश्वर प्रसाद आर्य के ऊपर आरोपित दंड को संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हैं। पत्र की प्रतिलिपि पाते ही प्रत्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाहियां स्थगित कर दी गईं। लेकिन बाद में यह पाया गया कि उपरोक्त संबंधित पत्र मिथ्या था, इसलिए प्रत्यर्थी नम 01 को गिरफ्तार करने की कार्यवाहियां प्रारंभ की गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। इस तथ्य की जानकारी श्री G0S0 शर्मा, तृतीय अवर सिविल एवं सेशन जज, बदायूं ने उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष को दिया, जिससे प्रत्यर्थी नम 01 के विरुद्ध अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के अधीन कार्यवाही की जा सके। उत्तर प्रदेश विधिज्ञ प्रदेश की प्रशासनिक समिति ने अधिवक्ता को 2 वर्ष की अवधि के लिए विधि वृत्ति से निलंबित करने का आदेश पारित कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध भारतीय विधिज्ञ परिषद में अपील फाइल की गई, जहां यह पाया गया कि प्रत्यर्थी नम 01 के विरुद्ध कोई तथ्य मौजूद नहीं थे, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता कि उसने जाली दस्तावेज तैयार किया था। इस वाद के अपीलार्थी हिकमत अली ने उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद के सचिव को प्रत्यर्थी नम 01 ईश्वर प्रसाद के विरुद्ध परिवाद फाइल किया और उसमें उल्लेख किया कि प्रथम अस्थायी सिविल एवं सेशन जज बदायूं द्वारा पारित आदेश में प्रत्यर्थी नम 01 को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने कायम रखा था। परंतु अपील खारिज होने के बाद भी प्रत्यर्थी नम 01 को केवल पत्र में जालसाजी के लिए जेल में रखा गया और जेल में रहते हुए वह विधि वृत्ति करता रहा। परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रत्यर्थी नम 01 का नाम पुलिस स्टेशन वजीरगंज, जनपद बदायूं के रजिस्टर नम 08 में बुरे चरित्र के व्यक्ति के रूप में अंकित है और उसके विरुद्ध कई आपराधिक मामले न्यायालय में लंबित हैं। इसलिए मामले की जांच की जाए और यदि तथ्य सही पाए जाए तो उसका नामांकन निरस्त किया जाए। अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाहियां प्रारंभ की गईं और उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद की प्रशासनिक समिति ने प्रत्यर्थी नम 01 को विधि वृत्ति से 3 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध प्रत्यर्थी नम 01 ने भारतीय विधिज्ञ परिषद में अपील फाइल किया। भारतीय विधिज्ञ परिषद की प्रशासनिक समिति के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी नम 01 अपीलार्थी हिकमत अली ने उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल किया। उच्चतम न्यायालय के निष्कर्ष उच्चतम न्यायालय ने अपील में अभिनिर्धारित किया कि भारतीय विधिज्ञ परिषद की प्रशासनिक समिति ने अपने पूर्वादेश पारित करते समय यह महसूस किया था कि दस्तावेज कूट रचित करके तैयार करने में प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसे शंका का लाभ देकर मुक्त कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसने उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद की प्रशासनिक समिति के आदेश को निरस्त कर दिया था। भारतीय विधिज्ञ परिषद की प्रशासनिक समिति का आदेश प्रत्यर्थी नम 01 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन किए गए अपराध के दंड के संबंध में नहीं था, जिसमें उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। इसलिए भारतीय विधिज्ञ परिषद की प्रशासनिक समिति ने निर्णय को निरस्त करने में गलती की थी। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी नम 01 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन किए गए अपराध के लिए 3 वर्ष की सजा दी थी, क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर न्याय कक्ष में प्रहार किया था। प्रत्यर्थी सम 01 द्वारा की गई अपराध की गंभीरता ऐसी है कि वह विधि वृत्ति करने योग्य नहीं है। अधिवक्ता के इस अवचार के लिए उसका नाम किसी भी विधिज्ञ परिषद से नामांकन समाप्त करने का दंड दिए जाने के योग्य है। उच्च न्यायालय ने धारण किया कि वाद के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के अधीन दिया जाने वाला दंड होना चाहिए कि उसका नाम राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली से हटा दिया जाए। इसलिए अपीलार्थी हिकमत अली द्वारा की गई अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने भारतीय विधिज्ञ परिषद के आदेश को निरस्त कर दिया और यह आदेश पारित किया कि प्रत्यर्थी नम 01 का नाम उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद की नामावली से निरस्त कर दिया जाए। प्रश्न 29 बदमो 0 असलम बनाम भारत संघ एवं अन्य A0I0R0 1995 0 को 0548 वाद के तथ्य तथा प्रतिपादित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेड डाउन इन मोहम्मद असलम वी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ए 1995 SC 548। उत्तरवाद के तथ्य सन 1992 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकीकरण समिति नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को आश्वासन दिया था, साथ ही उच्चतम न्यायालय को भी अपने व्यक्तिगत तथा आधिकारिक क्षमता में अयोध्या के बाबरी मस्जिद के ढांचे की सुरक्षा के लिए लिखित वचन पत्र दिया था, परंतु उस वचन पत्र का उन्होंने पालन नहीं किया। यह उल्लेखनीय है कि जुलाई 1992 के महीने में विवादित ढांचे के निकट अधिक मात्रा में निर्माण कार्य हो रहा था।
ये निर्माण कार्य राज्य सरकार तथा उसके अधिकारियों की उपेक्षा से उनकी जानकारी में हो रहा था, यद्यपि यह कार्य न्यायालय के आदेश का घोर उल्लंघन था। अयोध्या में सर्वदेव अनुष्ठान के लिए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के निकट साधुगण सीमेंट तथा कंक्रीट से एक प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे थे और उनकी संख्या उस समय इतनी अधिक थी कि उनके कार्य में रुकावट डालने पर विवादित ढांचे की सुरक्षा को खतरा पहुंचने की आशंका थी। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने खतरे की आशंका से निर्माण कार्य में दखल करने से अपने को मुक्त कर लिया था और कोई भी सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाया। लेकिन ऐसी भीषण परिस्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय से यह निवेदन नहीं किया कि उन्हें इन दायित्वों से मुक्त करके इस परिस्थिति से निपटने के लिए कोई दूसरा ठोस कदम उठाया जाए। इसका कोई भी उल्लेख राज्य सरकार के अधिकारियों ने अपने हलफनामे में नहीं किया था कि क्या साधुओं की अधिक संख्या में जमाव को रोकने तथा विवादित स्थल के ढांचे की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है कि नहीं, और क्या निर्माण कार्य के लिए अधिक संख्या में सीमेंट, कंक्रीट, बालू, सरिया तथा निर्माण की अन्य सामग्रियों को विवादित स्थान पर लाने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है कि नहीं। उच्चतम न्यायालय का निष्कर्ष तथा निर्णय। इन वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार ने न केवल न्यायालय के आदेश का घोर अपालन किया है अपितु जानबूझकर न्यायालय के साथ धोखा भी किया है। इस बात का ठोस अनुमान है कि राज्य सरकार ने कोई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही नहीं की। मामले के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सरकार उस समय असहाय परिस्थिति में थी, अपितु राज्य सरकार ने परिस्थिति से निपटने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। इस प्रकार राज्य सरकार ने इतनी अधिक संख्या में निर्माण सामग्रियों को निर्माण स्थल पर इकट्ठा करने से रोकने के लिए कोई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने वचन पत्र के बावजूद विवादित ढांचे की सुरक्षा के लिए कोई सावधानी नहीं बरती, इसलिए वे ढांचे को ढहाए जाने के लिए अपने व्यक्तिगत तथा आधिकारिक क्षमता दोनों रीतियों से उत्तरदायी थे। उन्होंने न्यायालय के आदेश का जानबूझकर घोर उल्लंघन किया, इसलिए वे न्यायालय अवमान अपराध के लिए अपराधी घोषित किए गए। चूंकि उनका यह अपराध राष्ट्र के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की नींव को प्रहार करता है, अतः उन्हें 1 दिन के सांकेतिक कारावास तथा 2000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी भी सरकार को न्यायालय अवमान के लिए आरोपित किया जा सकता है। साथ ही सरकार का कोई भी मंत्री अथवा अधिकारी अपने व्यक्तिगत क्षमता में किए गए कार्य के लिए न्यायालय अवमान के लिए आरोपित किया जा सकता है।